इस वीडियो में दोस्तों हम हिंदी का लास्ट यूनिट यानी कि 7वां यूनिट डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है भाषा की संरचना। और ये यूनिट दोस्तों 8 नंबर का है। तो यहाँ से देखिए, एक तो आपके निबंधात्मक प्रश्न आ सकता है, साथ ही साथ दोस्तों 1 या 2 प्रश्न आपकी अतिलघुतरात्मक या फिर लघुतरात्मक यहाँ से आ सकते हैं, या फिर 4 ऑप्शन वाला प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह वीडियो को पूरा देखना है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस यूनिट का पहला महत्वपूर्ण टॉपिक है वाक्य क्या रहता है। सबसे पहले वाक्य की परिभाषा के ऊपर डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ वाक्य के भेद कौन-कौन से हैं, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, वो सब यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए परिभाषा के ऊपर बात करते हैं। तो पहली बात आपको परिभाषा ध्यान रखनी है कि निश्चित क्रम में संयोजित सार्थक शब्द समूह जो संपूर्ण भाव विचार प्रकट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे आता है वाक्य के भेद। सबसे पहले बात करते हैं रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर 3 भेद रहते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इस सरल वाक्य को साधारण वाक्य कह सकते हैं, और मिश्र को मिश्रित कह सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में सबसे पहले बात करते हैं सरल वाक्य के बारे में। तो सरल वाक्य में देखिए, एक कर्ता तथा एक ही क्रिया वाले वाक्य साधारण वाक्य कहलाते हैं। इनमें एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। उदाहरण आप देख लीजिए, रमेश ने पुस्तक पढ़ी। एक रमेश है जिसने एक पुस्तक पढ़ी, राधा पानी लाती है, तो सब कुछ काम एक एक ही यहाँ पर हो रहा है। इसके बाद में बात करते हैं, दूसरे नंबर पर है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। पर, किंतु, परंतु, लेकिन, और, तथा, एवं, अतः ये शब्द जो आते हैं दोस्तों, जिन वाक्य के बीच में आते हैं, तो वो यहाँ पर संयुक्त वाक्य होंगे। उदाहरण आप देख लीजिए कि राम आगे बढ़ता रहा किंतु हरि पिछड़ता रहा। दूसरा उदाहरण है, महेश ऊपर से प्रसन्न था परंतु हृदय उसका रो रहा था। तो ये आपको 2 उदाहरण ध्यान रखने हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पर है मिश्रित वाक्य। तो इसमें देखिए, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा प्रधान उपवाक्य पर अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। उदाहरण देखिए, मैं गाड़ी चलाता हूँ जिसे पहले मेरा मित्र चलाया करता था। दूसरा उदाहरण देखिए, सुरेश कहने लगा कि वह कल तीर्थ यात्रा पर जाएगा। और तीसरा उदाहरण देखिए, तुम्हारी वह कार कहाँ है जो तुमने कल खरीदी थी। तो ये कुछ उदाहरण आपने यहाँ पर देख लिए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आपके आगे। देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कौन-कौन से हैं। तो देखिए, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य हैं। पहला है विधानात्मक, दूसरा है निषेधात्मक, तीसरा है इच्छावाचक, चौथा है प्रश्नवाचक, पांचवा है आज्ञावाचक, छठा है संकेतवाचक, सातवां है विस्मय सूचक, और आठवां है संदेहवाचक। तो ये कुछ आपको अर्थ के आधार पर वाक्य भेद ध्यान रखने हैं। थोड़ा सा इनके बारे में और डिटेल में जानते हैं। तो देखिए, विधानात्मक के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो जिस वाक्य में किसी बात का होना या करना पाया जाता है तो वह विधानात्मक वाक्य कहलाता है। उदाहरण देखिए, सुषमा पढ़ती है, लता अपना कार्य करती है, तो कार्य का होना या करना पाया जाता है। इसके बाद में सेकंड नंबर पर है निषेधात्मक। तो जिस वाक्य में किसी काम का ना होना पाया जाए, यहाँ पर देखिए, मटके में पानी नहीं है, सुषमा नहीं पढ़ती है। ये कुछ वाक्य आपको निषेधात्मक ध्यान रखना है। इसके बाद में इच्छापरक आ जाता है। इच्छापरक में देखिए, जिस वाक्य में इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामनाएं आदि को प्रकट किया जाए, तुम सदा प्रसन्न रहो, भगवान सबको सुखी रखे, तो ये कुछ इसके उदाहरण है। इच्छापरक यानी कि इच्छा प्रकटीकरण पर बात हो रही है। इसके बाद में अगला आता है प्रश्नवाचक। जिस वाक्य में प्रश्न का बोध हो रहा हो, तो देखिए उदाहरण है, तुम कहाँ रहते हो। इस तरह के प्रश्न आपको प्रश्नवाचक में डालने हैं। इसके बाद में अगला है 5वें नंबर पर आज्ञावाचक। तो जिस वाक्य में आदेश या फिर अनुरोध की यहाँ पर बात हो रही हो, तो वो यहाँ पर आज्ञावाचक होगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात करते हैं। पहला उदाहरण है, अब तुम यहाँ से चले जाओ, तो ये आदेश हो गया। इसके बाद में दूसरा है, कृपया आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर ये अनुरोध हो गया कि मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए इतने सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो ये एक अनुरोध हो गया। छठा है संकेतवाचक। तो जिस वाक्य में संकेत या शर्त हो, वह संकेतवाचक कहलाता है। उदाहरण देखिए, यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल होंगे, वर्षा हुई तो गर्मी कम हो जाएगी। तो ये कुछ संकेत शर्त आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों अगला 7वें नंबर पर आता है संदेहवाचक। तो जिस वाक्य में किसी काम के होने में संदेह प्रकट किया जाए, तो वह संदेहवाचक होता है। यानी कि वह घर गया होगा, शायद आज वर्षा हो जाए। तो ये कुछ इसके उदाहरण हैं। इसके बाद में आता है 8वें नंबर पर विस्मय सूचक। जिस वाक्य में हर्ष, आश्चर्य, शोक आदि प्रकट किया जाता हो, विस्मय सूचक कहलाता है। जैसे, अरे यह क्या हो गया, ओह मेरा भाई आ गया है। तो ये कुछ आपको यहाँ पर उदाहरण ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों अगला हमारे सामने इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, ध्वनियों का वर्गीकरण आपको करना है।
तो यहाँ पर देखिए ध्वनियों का उच्चारण प्रश्वास वायु के मुख में से बाहर निकलते समय होता है, यानी कि श्वास जो हमारे मुख से बाहर निकलती है तब उच्चारण होता है ध्वनियों का। वायु के बाहर निकलते समय उनकी अवरोध निरअवरोध के आधार पर हिंदी में ध्वनियाँ दो प्रकार की होती है, स्वर और व्यंजन। इनके बारे में नॉर्मली बेसिक नॉलेज आपको है, पर यहाँ पर आपको बेसिक नॉलेज नहीं पूछेंगे कौन सा साउंड कहाँ से उच्चारित हो रहा है, तो उस बारे में पूछेंगे, तो थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले स्वर ध्वनियों के बारे में बात करते हैं, जिसके उच्चारण के समय मुख विवर में वायु का किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं होता है। स्वरों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से स्वतंत्र रूप से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अब दोस्तों इसके भेदों की बात कर लेते हैं। तो देखिए पहला है उच्चारण काल के आधार पर स्वर भेद। तो उच्चारण काल के आधार पर दोस्तों 3 प्रकार के स्वर होते हैं, मूल तथा ह्रस्व स्वर, जिसमें ए, ई, उ, री यानी कि छोटे वाले आते हैं, और दीर्घ स्वर में आते हैं बड़ा आ और बड़ी ई और बड़ा उ, और संयुक्त स्वर में ए और ओ यहाँ पर ये आता है। और इसके बाद में इस प्रकार से ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, री 11 स्वर हैं, जिनमें से री का जो उच्चारण है हिंदी में प्राय लुप्त हो गया है। संस्कृत के तत्सम शब्दों में इसका उच्चारण आपको मिलता है, ये लाइन भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला आपके दोस्तों भेद प्रकार है उच्चारण स्थान के आधार पर। अभी हमने देखा था उच्चारण काल के आधार पर, और अब आता है उच्चारण स्थान के आधार पर। यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो थोड़ा सा आपको इनका ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए पहला है कंठ ध्वनि, जिसमें ए और आ आता है। दूसरा है तालव्य ध्वनि, जिसमें ई और ई आता है। और तीसरे नंबर पर है ओष्ठ्य ध्वनि, जिसमें उ और उ आता है। और मूर्धन्य ध्वनि, जिसमें री आता है। और कंठ तालु ध्वनि, जिसमें ए और ऐ आता है। और कंठ ओष्ठ्य ध्वनि, जिसमें ओ और औ आता है। तो ये कुछ आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला भेद प्रकार है जिह्वा के क्रियाशील भाग के आधार पर भेद होते हैं 3 भेद। पहला है पश्च स्वर, दूसरा है मध्य स्वर और तीसरा है अग्र स्वर। मतलब कि जीभ हमारी आगे पीछे जो होती है उस पर जो साउंड क्रिएट होता है उसके बारे में बात करी गई है। तो पश्च स्वर में आ, ई, उ, ओ, औ यहाँ पर आता है, और मध्य स्वर में ए आता है, और अग्र स्वर में ई, ए, ऐ यहाँ पर आता है। तो ये कुछ आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला भेद है प्रकार है जिह्वा के ऊपर उठने के आधार पर, यानी कि जीभ ऊपर नीचे जब होती है तब कौन कौन से साउंड क्रिएट होते हैं, तो उनके बारे में बात बताई गई है यहाँ पर। पहला है विवर्त, जीभ बहुत कम इसमें उठती है, मुख मार्ग पूरा खुला हुआ रहता है, जिसमें बा यहाँ पर आता है। और अर्ध विवर्त, जिसमें जीवा का भाग विवर्त की स्थिति में कुछ अधिक उठा हुआ होता है, ए, औ और ए यहाँ पर आता है। और अगला है अर्ध संवर्त, यानी कि जिह्वा का भाग अर्ध विवर्त की तुलना में अधिक परंतु संवर्त से कम उठा हुआ होता है, जिसमें ए और ओ यहाँ पर आता है। और अगला है संवर्त, जिसमें जीभ इतनी अधिक ऊपर रहती है कि मुख से श्वास निकलने में अवरोध तो नहीं होता, परंतु उसके निकलने के मार्ग की चौड़ाई कम हो जाती है, जिसमें ई और उ यहाँ पर आता है। तो ये कुछ प्रकार आपको यहाँ पर ध्यान देना है। इसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट आता है व्यंजन ध्वनियों के बारे में बात करते हैं। तो जिस ध्वनि के उच्चारण के समय मुख में वायु का अवरोध होता है, फिर वायु झटके के साथ बाहर निकलती है, वह व्यंजन ध्वनि कहलाती है। व्यंजन ध्वनि स्वरों की सहायता से उत्पन्न होती है। स्वर ध्वनियाँ स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती है, पर यहाँ पर व्यंजन ध्वनियाँ स्वरों की सहायता से उत्पन्न होती है अथवा उच्चारित होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में इसके भेदों की बात करते हैं। तो देखिए पहला भेद है उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन भेद। देखिए पहला है स्पर्श ध्वनि। इसमें भी आपको 4-5 ये ध्यान रखने हैं कि कंठ ध्वनि में पहला जो वर्ग आता है कै ख ग घ ड, ये वाला वर्ग आता है 5 वाला। और इसमें तालव्य ध्वनि, जिसमें दूसरा वर्ग आता है च छ ज झ अण वाला। और तीसरा है मूर्धन्य, जिसमें ट ठ ड ढ अण वाला आता है। और इसके बाद में दंत्व्य है, जिसमें त थ द ध न आता है। और ओष्ठ्य दोनों होठ मिलते हैं, वहाँ पर प भ ब भ म ये आते हैं। तो ये कुल 5 जो वर्ग हैं सारे यहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद में सेकंड नंबर पर है अंतस्थ ध्वनि, जिसमें मुख विवर में वायु का अवरोध तो नहीं होता, परंतु कंठ इतने ऊंचे उठ जाते हैं कि वायु संकरे मार्ग से निकलती है। इसे अर्ध स्वर भी कहते हैं। इसमें देखिए 4 हैं, य र ल व यहाँ पर आते हैं। इसके बाद में अगला प्रकार हम बात करते हैं ऊष्म ध्वनि। ऊष्म ध्वनि में देखिए वायु घर्षण करती हुई निकलती है, जिसमें श, श और स है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में इस प्रकार से 33 व्यंजन होते हैं, 25 स्पर्श, 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों अगला प्रकार आता है स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किस प्रकार से करेंगे। तो पहला प्रकार देखिए अघोष आता है। उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, गूंज नहीं होती है। ये वर्गों के प्रथम द्वितीय वर्ण आते हैं। जो वर्ग है, पहला वर्ग है क ख ग घ अण, तो ये पहला वर्ग हो गया। इस तरह से जो सारे वर्ग हैं उनके प्रथम और द्वितीय वर्ण यहाँ पर आते हैं, जो कि कोष्टक में आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं, तथा श श श यहाँ पर आता है। कुल 13 वर्ण यहाँ पर आते हैं। इसके बाद में सेकंड नंबर पर आता है घोष, जिसमें उच्चारण में गूंज हो, स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। शेष व्यंजन वर्ग में 3 4 5 वर्ण अंतस्थ तथा है, कुल 20 वर्ण यहाँ पर रहते हैं।
ये आपको सेकंड घोष ध्यान रखना है। इसके बाद में थर्ड नंबर पर है अल्पप्राण। अल्पप्राण में देखिए उच्चारण में प्रश्वास की मात्रा का कम उपयोग होता है। वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन आता है यहाँ पर, जिसमें जो कि वर्ग आपको जानते ही हैं, ये सारे वर्ण आपको लिख लेना है, तथा यर लव आता है। कुल 19 वर्ण यहाँ पर रहते हैं। इसके बाद में महाप्राण देखिए उच्चारण में अधिक प्रश्वास का उपयोग होता है। वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन यहाँ पर आता है, तथा उष्म श श श और है यहाँ पर आता है। कुल 14 वर्ण यहाँ पर रहते हैं। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है लिंग परिचय के बारे में। लिंग से दोस्तों आपकी छोटा सा प्रश्न आने की संभावनाएं हैं। कौन सा प्रश्न आएगा उसके ऊपर बात करते हैं। लिंग की परिभाषा आप सभी जानते हैं कि स्त्री व पुरुष जाति का बोध जिसमें होता है लिंग कहलाता है। उदाहरण देखिए, छात्र विद्यालय जाता है, छात्रा विद्यालय जाती है। लिंग के भेद होते हैं दो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। यहाँ पर आपको नपुंसक लिंग नहीं करना है, वो संस्कृत में रहता है। कई स्टूडेंट दोस्तों कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है हिंदी में दो ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और इसके बाद में अगला देखिए, आपको यहाँ से प्रश्न जो पूछेगा वो यहाँ से ऐसे पूछ सकता है कि आपको पुल्लिंग दे दे और स्त्रीलिंग पूछे, या फिर आपको स्त्रीलिंग दे दे और उसका पुल्लिंग पूछे। सुत का सुता, शिक्षक का शिक्षिका, मोर का मोरनी, दास का दासी, कवि का कवित्री, विद्वान का विदुषी, गवाला का गवालीन। इस तरह से आपको लिंग परिवर्तन करवा करके प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है वचन के बारे में। अब वचन देखिए आप सभी को नॉर्मली पता है, पर वचन का प्रश्न किस प्रकार से आएगा परीक्षा में उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो देखिए वचन क्या होता है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़का लिखता है एक वचन हो गया, लड़के लिखते हैं बहुवचन हो गया। वचन के भेद हैं दो, एक वचन और बहुवचन। वचन के लिए दोस्तों आपको एक वाक्य देकर के उसमें पूछेंगे कि ये एक वचन है या बहुवचन है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको ध्यान रखने हैं वचन पहचानने के लिए। पहला बिंदु ध्यान रखना है कि आदर प्रकट करने के लिए एक व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है, यानी कि राजा साहब आए हैं, मेरे पिताजी बीमार हैं, तो यहाँ पर हमें बहुवचन का प्रयोग करना है। इसके बाद में सेकंड पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है कि प्राण, दर्शन, लोग, आंसू, दाम आदि शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। जैसे सभा में बहुत लोग थे, तो यहाँ पर बहुवचन सीधा ही आ गया। लोग यानी कि एक लोग नहीं है, वो लोगों का ग्रुप है, तो उसके बारे में बहुवचन यहाँ पर आ गया है। तीसरे नंबर पर है द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। जैसे सोना सस्ता हो गया है, दूध महंगा हो गया है, इस तरह के जो वाक्य हैं ये एक वचन में आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों चौथा पॉइंट है प्रत्येक तथा हरेक का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। उदाहरण देखिए, प्रत्येक को अपना अपना काम करना चाहिए। दूसरा उदाहरण है हर एक का नारा है भारतवर्ष हमारा है। तो यहाँ पर दोस्तों एक एक की बात हो रही है, तो यहाँ पर एक वचन ही आएगा। और इसके बाद में पांचवा पॉइंट है भाववाचक और गुणवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। उसे बुढ़ापा आ गया है, बुढ़ापे आ गए हैं, इस तरह से नहीं होगा। यहाँ पर बुढ़ापा आ गया है एक वचन में प्रयोग आपको करना है। ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में छठा पॉइंट है कि बोलचाल में तू एक वचन के स्थान पर हम तुम बहुवचन का प्रयोग करते हैं एक वचन के रूप में। यहाँ पर देखिए तुम गंदे आदमी हो, तो यहाँ पर गंदे आदमी हो एक वचन है, पर यहाँ पर तुम बहुवचन का प्रयोग करेंगे एक वचन के रूप में। तो ये कुछ पॉइंट्स दोस्तों आपको वचन बदलते समय ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों अगला टॉपिक है विशेषण का। विशेषण में देखिए जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। इसी के साथ में आपको विशेष्य की परिभाषा भी ध्यान रखनी है कि जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे आम मीठा है, तो इस वाक्य में मीठा विशेषण है तथा आम विशेष्य है। ये कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद में विशेषण के भेद की बात करते हैं। तो विशेषण के भेद देखिए 5 भेद होते हैं। पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है, तो देखिए जिस शब्द से संज्ञा व सर्वनाम का गुण, दशा, स्वभाव आदि प्रकट होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या प्रकट होती है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला प्रकार आता है परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाण में देखिए आपके ये भी नाप, मात्रा और तोल की यहाँ पर बात हो रही है। वहां पर संख्या की बात हो रही थी, यहाँ पर नाप, मात्रा, तोल यानी कि दूध वगैरह की, लिक्विड वगैरह की बात यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर भी दोस्तों 2 भेद है, निश्चित और अनिश्चित, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला प्रकार है संकेतवाचक विशेषण। तो इसमें देखिए जो सर्वनाम शब्द किसी शब्द संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर के उसकी विशेषता बताते हैं संकेतवाचक अथवा सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इसके 2 नाम आपको ध्यान रखने हैं। यह आम है, उस जंगल में मोर है, तो यहाँ पर संकेत दिए जा रहे हैं। इसके बाद में अगला प्रकार है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो इसमें देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने विशेष शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कानपुर से कानपुरी, अमेरिका से अमेरिकी, ये कुछ परिवर्तन यहाँ पर हुए हैं व्यक्तिवाचक विशेषण में। इसके बाद में दोस्तों आपको एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है कि परिमाणवाचक और संख्यावाचक में क्या अंतर रहता है। तो देखिए संख्यावाचक विशेषण में गिनती का बोध होता है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया है, जबकि परिमाणवाचक में मात्रा का बोध होता है। जैसे 5 किलो आम लाओ, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो गया, और थोड़ा दूध लाओ तो ये परिमाणवाचक विशेषण हो गया। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको विशेषण में ध्यान रखना है।
इसके बाद में दोस्तों अगला टॉपिक हमारे सामने आता है विशेषण की अवस्थाएं कौन-कौन सी हैं। तो देखिए 3 अवस्थाएं यहाँ पर हैं। पहली अवस्था है मूलावस्था, दूसरी है उत्तरावस्था, तीसरी है उत्तमावस्था। सबसे पहले बात करते हैं मूलावस्था की। तो इसमें देखिए यह विशेषण का प्रथम अथवा मूल स्वरूप है। इसके द्वारा सामान्य विशेषता का बोध होता है, जैसे महेंद्र अच्छा खिलाड़ी है। दूसरा है उत्तरावस्था, यह विशेषण की दूसरी अवस्था है। इससे दो वस्तुओं की तुलना की जाती है, जैसे महेंद्र सुरेंद्र से अच्छा लड़का है, तो ये तुलनात्मक यहाँ पर हो गया है। इसके बाद में तीसरा है, यह विशेषण की तीसरी अवस्था है। इसके द्वारा किसी एक संज्ञा अथवा सर्वनाम की अन्य दो से अधिक संज्ञा अथवा सर्वनाम की तुलना की जाती है, जैसे महेंद्र सबसे अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर उत्तम अवस्था ये आ गई है। इसके बाद में दोस्तों अगला टॉपिक आता है क्रिया के बारे में। तो सबसे पहले क्रिया की परिभाषा जानते हैं, उसके बाद में क्रिया के भेद जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए वाक्य का मुख्य अंग है क्रिया, इसके बिना वाक्य अधूरा ही रहता है। हिंदी भाषा में क्रियापद वाक्य के अंत में आता है। हिंदी में जो क्रिया रहती है वो वाक्य के लास्ट में आती है, जैसे राम जाता है, सीता जाती है, तो इस तरह से वो जाति जो क्रिया है वो लास्ट में आता है। उसके बाद में देखिए वाक्य को प्रभावी बनाने के लिए या क्रिया पर बल देने के लिए क्रिया वाक्य के प्रारंभ में या मध्य में भी आ सकती है। और इसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं क्रिया के भेद के बारे में। तो क्रम के आधार पर दोस्तों क्रिया के भेद होते हैं 3, सकर्मक, अकर्मक और द्विकर्मक। और दूसरा है संरचना के आधार पर भेद होते हैं 6 प्रकार के। 6 प्रकार में देखिए पहला है प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरी है संयुक्त क्रिया, तीसरी है नामबोधक क्रिया, चौथी है सहायक क्रिया, पांचवी है पूर्वकालिक क्रिया और छठा है क्रियार्थक क्रिया। तो ये कुछ क्रिया के भेद आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको क्रम के आधार पर पूछे तो आपको ऊपर वाले 3 बताने हैं, और अगर आपको संरचना के आधार पर पूछता है तो आपको नीचे वाले 8 बताने हैं। ऑप्शनल 4 ऑप्शन वाला प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, या फिर 1 नंबर का प्रश्न पूछ ले कि क्रिया के संरचनात्मक आधार पर भेद बताइए, तो ये आपको ये लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भाषा में विराम चिन्हों का प्रयोग किस तरह से करते हैं। तो देखिए कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। पूर्ण विराम चिन्ह, आज मैं अवकाश पर हूँ तो लास्ट में जो डंडा आ गया है ये पूर्ण विराम चिन्ह हो गया। दूसरा है अर्ध विराम चिन्ह, तो सोना बहुमूल्य धातु है, यहाँ पर बीच में जो डॉट डॉट आ गई है पर लोहे का भी कम महत्व रहता है, तो ये आपको ध्यान रखना है अर्ध विराम चिन्ह के बारे में। तीसरा है अल्प विराम चिन्ह, तो यहाँ पर रश्मि, सूची, करिश्मा यानी कि 3-4 स्टूडेंट्स का नाम आता है, 3-4 कैंडिडेट्स का नाम आता है, तो यहाँ पर जो कोमा लगाया जाता है वो अल्प विराम यहाँ पर हो गया है। चौथा नंबर पर है प्रश्नवाचक चिन्ह, तो आप शायद अभी आ रहे हैं तो ये प्रश्नवाचक वाला हो गया। इसके बाद में पांचवा है विस्मय बोधक चिन्ह, तो यहाँ पर देखिए छी छी यह क्या किया, तो यहाँ पर ये जो छी छी के पास साथ में यहाँ पर है विस्मयादि बोधक, ऊपर डंडा यहाँ पर और नीचे यहाँ पर बिंदु जो है ये अरे लोकेंद्र यहाँ आना, तो यहाँ पर देखिए ये बिंदु जो है ये आपको ध्यान रखना है विस्मय बोधक में। और छठे नंबर पर है निर्देशक चिन्ह, तो यहाँ पर देखिए राजेंद्र जी की 2 लड़कियां हैं रश्मि और सूची, तो यहाँ पर जो बीच में लाइन है थोड़ी लंबी लाइन आपको ध्यान रखनी है। निर्देशक चिन्ह में थोड़ी लंबी लाइन रहती है और योजक चिन्ह में थोड़ी छोटी लाइन रहती है। माता पिता, रणभूमि, गांव गांव में ये जो योजक चिन्ह है तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है। योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह में देखिए ये लाइन जो है इस तरह से, और योजक चिन्ह में यहाँ पर छोटी सी लाइन रहती है। माता पिता में, रणभूमि में, इस तरह के जो शब्द रहते हैं उनमें काम में आती है। इसके बाद में अगला है कोष्टक चिन्ह, आप जानते ही हैं कोष्टक यहाँ पर डाला जाता है, किसी के नाम का जो उपनाम है वहाँ पर ये डाला जाता है, और कुछ जानकारी के लिए यहाँ पर आपको डाल देते हैं कोष्टक चिन्ह के बारे में। इसके बाद में संक्षेप सूचक चिन्ह, यानी कि यहाँ पर जो शॉर्ट में आता है, शॉर्ट में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दिनांक का दी लिख दिया, डॉक्टर का डो यहाँ पर लिख दिया है। इस तरह से दोस्तों आपको संकेतों की भी जानकारी रखनी है। इसके बाद में अगला हमारे सामने टॉपिक आता है एक शब्द की सहायता से अनेक शब्द की रचना। अगर आपको एक पर्टिकुलर शब्द देकर के यहाँ पर पूछ लेगा कि इसके अनेक शब्द बनाइए, 5 शब्द बनाइए या 10 शब्द बनाइए, तो इस तरह से आपको बनाना है देश का, स्वदेश, विदेश, देशांतर, देशी, देशज, प्रदेश, आदेश, देशभक्त, देशद्रोही, देशाभिज्ञान। इस तरह से देश के ये कुछ अनेक शब्द हो गए, देश के ही मिलते जुलते, देश से ही बने हुए। इसके बाद में दूसरा है भय, तो भयभीत, भयानक, भयावह, भयंकर, अभय, ये कुछ इत्यादि यहाँ पर देखिए आपके एक शब्द की सहायता से अनेक शब्दों का निर्माण हुआ है। तीसरे नंबर पर है रंग, तो रंगीन, रंगीला, रंगोली, रंगबाजी, रंगरेज, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में चौथे नंबर पर है समय, तो समय में देखिए असमय, सामयिक, समयाभाव, समयबद्ध, कुसमय, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है। इसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट आता है हमारे सामने अल्प प्राण। अल्प प्राण में देखिए जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा कम होती है उसे अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं, जैसे क, ग, ड, च, ज, ण, ट, ड, ण, त, द, न वर्णों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण तथा य, र, ल, व भी आपको ध्यान रखना है। ये कुछ वर्ण जो हैं अल्प प्राण में आते हैं। और इसके बाद में दोस्तों महाप्राण की बात करते हैं, तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा अधिक होती है उन्हें महाप्राण कहते हैं, जैसे ख, घ, झ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, ब वर्णों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण है, और न, म, ल के महाप्राण रूप क्रमशः नह, मह तथा लह होते हैं। इसके लिए पृथक से वर्ण चिन्ह नहीं है। श, श, श है महाप्राण व्यंजन है। इन वर्णों के अंत में
हकार ध्वनि निकलती हुई प्रतीत होती है। तो ये कुछ देखिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्टीज़ आपको आ रही हैं, समझ में भी हो सकता है ना आए, पर आपको थोड़ा-थोड़ा मोटा-मोटा इसकी जानकारी रखनी है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे सामने पॉइंट आता है रूढ़ शब्द क्या होते हैं? तो देखिए जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सके और जो अन्य शब्दों के मेल से न बने हों, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दिन, घर, जल, किताब, मुँह यानी कि जिनका जो टुकड़े संभव ना हो सके, संधि विच्छेद ना हो सके। इसके बाद में अगला है यौगिक। यौगिक शब्द वे हैं जिनमें रूढ़ शब्द के अतिरिक्त एक शब्दांश, प्रत्यय या उपसर्ग या एक अन्य रूढ़ शब्द अवश्य जुड़ा हुआ होता है, अर्थात 2 अंशों के जोड़ने से बना हुआ होता है। जैसे नमकीन में नमक रूढ़ हो गया, इन प्रत्यय हो गया। गुड़शाल में गुड़ रूढ़ हो गया और शाल या शाला फिर रूढ़ हो गया, तो दोनों रूढ़ हो गए। तो इस तरह से यहाँ पर यौगिक आ जाता है। इसके बाद में अगला हमारे सामने टॉपिक आता है विकारी शब्दों का। विकारी शब्द देखिए लिंग, वचन, क्रिया के आधार पर जिनमें परिवर्तन हो सके विकारी शब्द हैं। जैसे लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियाँ विकारी शब्द हो गए, परिवर्तन हो रहा है लिंग का। और इसके में देखिए 4 प्रकार हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियापद। हमने देखिए दोस्तों इस वीडियो में संज्ञा और सर्वनाम के बारे में बात नहीं करी है, उनकी बेसिक जानकारी आपको ऑलरेडी रहती है, छोटी क्लासों में आपने पढ़ा है। अगर आपको इनका बारे में नहीं जानकारी है पूरी, तो आप यूट्यूब पर या फिर आपके छोटे बच्चों की किसी बुक में देख करके इनको पढ़ लेना। संज्ञा और सर्वनाम भी इस टॉपिक में है। इसके बाद में अगला है अविकारी शब्द। वे शब्द जो सदैव समान रूप में रहते हैं तथा लिंग, वचन, क्रिया आदि के कारण उनमें रूप परिवर्तन नहीं होता है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे ऊपर, नीचे, प्राय, सदैव, अविकारी भी 4 प्रकार के रहते हैं। क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, अव्यय। ये कुछ आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों इस यूनिट में एक महत्वपूर्ण प्रश्न और है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों द्वारा की जाने वाली कोई 2 प्रकार की वाक्य संबंधित अशुद्धियों के उदाहरण बताइए। 2015 में प्रश्न आया हुआ है। इसके आंसर में दोस्तों आपको लिखना है पहला आवर्ती। जैसे कृपया 2 रुपए देने की कृपा करें, तो देखिए कृपया कृपया यहाँ पर 2 बार आ गया। यहाँ सज्जन लोग रहते हैं, तो देखिए लोग भी हो गया, फिर सतजन जन भी आ गया यहाँ पर, तो ये डबल डबल यहाँ पर जो आ रहे हैं आवर्ती हो रही है। दूसरा है लिंग, वचन संबंधित अशुद्धियाँ, यानी कि सीता दही को पसंद करते हैं, तो यहाँ पर लिंग, वचन संबंधित जो अशुद्धियाँ हैं उनके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर पिताजी आ गया, तो पिताजी आ गए इस तरह से रहता है, तो ये अशुद्धि है। इसके बाद में तीसरे नंबर पर आपको ध्यान रखना है कि उपयुक्त शब्द का प्रयोग न करना। जैसे दुकान बंद करके गया, जैसे कि इसका सही रूप दोस्तों दुकान बढ़ा करके गया है, इस तरह से लिखना चाहिए, जबकि यहाँ पर अशुद्ध रूप लिखा गया है दुकान बंद करके गया। और इसमें देखिए चौथी अशुद्धि होती है विराम चिन्ह की अशुद्धियाँ। मोहन, सोहन और सीता आ गए, तो यहाँ पर देखिए कोमा भी लगता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में उसने कहा कि मैं गाँव जाऊँगा, तो ये कुछ अशुद्धियाँ जो है आपको ध्यान रखनी। तो इस तरह की अशुद्धियाँ छोटे बच्चे प्राथमिक कक्षाओं में करते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हमने 7वां यूनिट कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। आई होप आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हुए होंगे। फिर भी इससे संबंधित आपके कोई भी डाउट्स रहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इस तरह से दोस्तों हमने हिंदी कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। हिंदी के सारे वीडियोज़ दोस्तों चैनल पर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, जहाँ से आप यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 7वें तक आप क्रम वाइज़ सारे यूनिट्स देख पाएँगे। इसी के साथ में अगर आपको नोट्स की पीडीएफ चाहिए, तो उस पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ से आप पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर पाएँगे। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।